हेलो भाइयों, क्या हाल है आपका। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। ये जो क्लास होगी हमारी वो होगी सीजीएल मेंस को लेकर। सीजीएल मेंस 18 जनवरी को सीजीएल मेंस होने वाला है। सीजीएल प्री का रिजल्ट आ चुका है और जिसके लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है। लाइक आज 25 हो चुकी है, 25 26 हो चुकी है। तो अब हमें करनी है सीजीएल मेंस की तैयारी। सीजीएल मेंस 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। 75 मार्क्स। हर किसी के अंदर इतना दम नहीं होता कि 75 मार्क्स लेकर आ जाए। क्यों? क्योंकि जीके है ये। हम ऐसी 5 क्लासेस लेकर आएंगे जिसके अंदर आपके 25 के 25 क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस किए जाएंगे। मैं इससे पहले एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वीडियो लेके आया था जिसके अंदर से मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। हालांकि मैं एक ही वीडियो लेके आया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा आइडिया लग रहा है कि उसमें से 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में फंसे हैं। तो सोचो, एक वीडियो में से 2-4 क्वेश्चन का एग्जाम में फंसने का मतलब है कि अगर हम 5 करेंगे तो हमारे को कितना बेनिफिट मिलेगा। ये हम क्लास 1 करेंगे सीजीएल मेंस के लिए। 18 जनवरी को हमारा सीजीएल मेंस है, हम साथ मिलकर उसको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक तो क्या क्लास है ये हमारी, क्लास 1 फॉर सीजीएल मेंस। चलिए शुरू करते हैं और फाड़ते हैं 25 क्वेश्चंस को। 75 मार्क्स लेकर आने हैं। 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आसान नहीं है, आते भी नहीं है, खैर वो तो बोल दिया मैंने। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द टर्म फिस्कल डोमिनेंस रेफर्स टू। फिस्कल डोमिनेंस शब्द का मतलब क्या होता है? फिस्कल डोमिनेंस, देखो ये फिस्कल जो वर्ड है ना, ये हमें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बैंक से रिलेटेड है। तो इसकी बात करते हैं हम। पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेंट्रल बैंक द्वारा सरकारी खर्च का कंट्रोल करना होता है। गवर्नमेंट बोरोइंग डिटरमाइनिंग मॉनेटरी पॉलिसी, सरकारी उधारी से मॉनेटरी पॉलिसी तय होना। या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बजट डेफिशिएंसी। देखो इसका सिंपल आंसर है, वर्ड है इसका फिस्कल डोमिनेंस। जहां पर हमें फिस्कल डोमिनेंस दिख जाए तो हमें पता होना चाहिए कि सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और सरकार उधारी के अंदर आ चुकी है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, सरकारी उधारी से मॉनेटरी पॉलिसी तय होना। सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सरकार के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? कहीं ना कहीं से उधार लेकर अपने खर्चे चला रही है। कहीं ना कहीं से का मतलब होता है आरबीआई से, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो हमारा आंसर पहले क्या है? फिस्कल डोमिनेंस की मीनिंग क्या होगी हमारी? गवर्नमेंट बोरोइंग डिटरमाइनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सरकारी उधारी से मॉनेटरी पॉलिसी तय होना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। विच अमेंडमेंट एक सेकेंड, चलिए। विच अमेंडमेंट एक्ट कन्वर्टेड द प्लानिंग कमीशन इनटू नीति आयोग। किस संशोधन अधिनियम से योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया? पहली बात हम थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म पूछता है पर मैं कभी कभी पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है और इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 में। इसने जगह ले ली थी किसकी? योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली थी। और योजना आयोग जब बनाया गया था वो हमारा 1950 में बनाया गया था। और जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता था वो होता था प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ये हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्लानिंग कमीशन किस अमेंडमेंट, किस संविधान के संशोधन से बना? तो इसके लिए कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था, ये हमें याद रखना है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं था, डायरेक्टली इसको कर दिया गया था। बस आपको याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान क्या था? ये 101वां संशोधन ये जीएसटी के लिए था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भारत में जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। ये भी आपको याद रखना है। और कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा हटके पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। और फ्रांस ने इसको लागू किया था 1954 में। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि प्लानिंग कमीशन से रिपीट होकर नीति आयोग को बनाया गया। तो किस अमेंडमेंट से? तो किसी भी अमेंडमेंट से नहीं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जितना कोशिश करूंगा
कि एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की बता सकूं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज प्रोनाउंस ऑफ विच केस, बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस मामले से प्रतिपादित था। पहली बात हमें समझना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना किसकी बात कर रहा है भाई, ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। इसका बुनियादी ढांचा मींस जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट उसके अंदर चेंज नहीं कर सकती। जैसे उसके अंदर कुछ बेसिक वर्ड्स होते हैं हमारे, डेमोक्रेसी, लाइक डेमोक्रेसी है, उस वर्ड को हटा नहीं सकती, उन वर्ड्स को हटा नहीं सकती। तो ये किस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा था भाई, इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, एक डिसीजन दिया था, जिसके अंदर बोला था कि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो यही है इसका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस केस से था, केशवानंद भारती केस, और ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 हो गए हमारे। चौथा क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। हमारा चौथा क्वेश्चन बोलता है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा, कौन सी रिवर डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी। नर्मदा नदी जो है वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है, ये हमें याद रखना है, बेसिक सा है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, वो है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ये जो है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये जो नर्मदा नदी है ये डेल्टा नहीं बनाती है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ज्यादा इजी बना दिया मैंने यार, इतना इजी सेट मुझे बनाना नहीं चाहिए था, अभी तक 4 क्वेश्चन मुझे लगे नहीं, थोड़े हार्ड है। द कंसेप्ट ऑफ वोट ऑन अकाउंट, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। वोट ऑन अकाउंट की अवधारणा का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है, किस आर्टिकल में याद है। पहली बात हमें समझना चाहिए वोट ऑन अकाउंट क्या है भाई, ध्यान रखना ये बजट से रिलेट करता है। बजट से, सरकार बजट देने से पहले अपने पास कुछ पैसा रखती है जिसको वो खर्च कर सकती है, एक्स्ट्रा जो बजट से हटकर होता है उसे हम बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ये हमारे आर्टिकल 116 के अंदर मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 116 में इसको मेंशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला सेट जोड़ा बना के लाऊंगा बढ़िया सा, बिल्कुल खतरनाक वाला, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगे हमारे को कि हाँ जबरदस्त है, ये तो है ही। खैर, विच गैस कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल ग्रीन हाउस इफेक्ट, मानव निर्मित ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सबसे ज्यादा योगदान देती है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस की वजह से होता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या वाटर वेपर। ये देखो सबसे आसान है इसका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर क्या करती है, रोल प्ले करती है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने क्या कह रहा है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्रिसाइड ओवर द UN जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली में सबसे पहले किस इंडियन फीमेल ने रिप्रेजेंटेशन दी थी, कौन रिप्रेजेंट हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। राधा कृष्णन, विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू। ये कहां से आ गए, ये वुमेन थोड़ी है, ये कहां से ऑप्शन दे दिया, ठीक है। हंसा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, इसका आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, जिन्होंने 1953-54 में क्या किया था, UN जनरल असेंबली के अंदर पहली बार अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। ये पहली इंडियन वुमेन थी जो यहां तक पहुंची थी, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या टॉपिक है, आगे हमारा क्या क्वेश्चन निकल के आता है और कितना आसान है कितना मुश्किल है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द स्टेट, कर्क रेखा भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती, किस भारतीय राज्य से। पहले हमें याद रखना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया के 8 स्टेट से निकलती है, 8 स्टेट से होकर निकलती है। और किससे नहीं निकलती, राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा या झारखंड। ये उड़ीसा से नहीं निकलती भाइयों, याद रखना, उड़ीसा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलती। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, इन सब से निकलती है, बट किससे नहीं निकलती, उड़ीसा से नहीं निकलती। उड़ीसा का हमें एक फैक्ट याद रखना है, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में ना इंडिया की खारे पानी की झील है, सॉल्ट वाटर लेक है सबसे बड़ी,
कौन से लेक है वो आप बता सकते हैं, कमेंट आप इसके लिए कर सकते हैं कि उड़ीसा की सॉल्ट वाटर लेक भारत की सबसे बड़ी कौन सी लेक है। फिर भी मैं आपको बताया, चलो कमेंट भी कर देना यार। चिल्का लेक है, चिल्का लेक जो है वो इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। आप कमेंट कर देना भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है और कहां पर है, ठीक है ना। इंडिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है और कहां पर है, आप इस चीज का कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा रैयतवाड़ी से। किससे? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय, रैयतवाड़ी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, रैयतवाड़ी प्रणाली को? कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग्स, थॉमस मुनरो या डलहौजी? देखो भाई, थॉमस मुनरो ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। अभी रैयतवाड़ी सिस्टम था क्या? रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था कि किसान डायरेक्टली सरकार को अपना टैक्स पे करने जाएगा, उसके लिए उसको जमींदार के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। ये सरकार ने लागू की थी। क्यों लागू की थी अंग्रेजों ने? क्योंकि उन्होंने जो बंगाल का सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, उससे बहुत कुछ सीखा था। तो उन्होंने क्या किया था, आपके रैयतवाड़ी लागू की थी कि जो पीजेंट है, किसान है, जमींदार है और सरकार है, उसमें जमींदार को क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, किसान से बिजनेस करेंगे। बिजनेस बोले तो टैक्स लेंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारा, थॉमस मुनरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच मेटल इज यूज्ड इन द कंट्रोल रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कंट्रोल करने के लिए किस धातु का उपयोग किया था? भाई देखो, इसको याद रखना, बोरोन आंसर, बोरोन। बोरोन लगा देना आंख बंद करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जनरली याद करते हैं, माइंड में अपने रखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई ट्रिक काम नहीं आती। जब भी हम एग्जाम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा बेसिक की तरफ ध्यान जाता है, और जितना अच्छा बेसिक होगा उतना अच्छा हम एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो नोन एज, 42वें संवैधानिक संशोधन को और किस नाम से जाना जाता है? पहले एक्स्ट्रा फैक्ट, फिर इसका आंसर। देखो, 42nd अमेंडमेंट जो था ना वो 1946 में हुआ था, सॉरी 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। उस समय हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लागू थी, तब सरकार ने इसको किया था, ठीक है। और क्वेश्चन इसको और किस नाम जानते हैं? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान। क्या बोलते हैं इसको? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। इसके बाद इसकी खासियत क्या थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, उसके अंदर सबसे पहला पेज हमारा प्रियम्बल का होता है। प्रियम्बल बोले तो प्रस्तावना, प्रस्तावना। इसके अंदर पहली बार चेंज किया था। इसके अंदर जनरली अमेंडमेंट अलाउ नहीं होता है, तो 42nd अमेंडमेंट के तहत इसके अंदर भी क्या कर दिया था, अमेंडमेंट कर दिया था। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म जैसे वर्ड को इसके अंदर ऐड कर दिया था। समाजवाद और पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता ऐसे वर्ड को इसमें ऐड कर दिया था। इसलिए इसको क्या बोला गया, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड कर दी थी, फंडामेंटल ड्यूटीज। और वो कितनी ड्यूटीज उस समय ऐड की थी इन्होंने? 10। और किस में आती है ये? हमारे आर्टिकल 51A में इसको बोला जाता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी। अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमारी वो 11 है। अब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 12वां क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट फिक्स लैंड रेवेन्यू, स्थायी बंदोबस्त ने भूमि राजस्व को कितने समय के लिए तय कर दिया? वही अभी हमने मुनरो वाला पढ़ा था। मुनरो ने क्या किया था? रैयतवाड़ी। अब परमानेंट सेटलमेंट आया। परमानेंट सेटलमेंट को सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था भाई। इसको बंगाल में लागू किया था 1793 में। ये हमें याद रखना है, बंगाल में इसको लागू किया था 1793 में। और किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, जिसके अंदर किसानों के ऊपर टैक्स फिक्स कर दिया था कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तब भी टैक्स फिक्स रहेगा, हम आपके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। और इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं था, कितने भी साल, फॉरएवर, हमेशा के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, इसको फिक्स कर दिया था कि हम किसी तरह से टैक्स को नहीं बढ़ाएंगे, आपकी चाहे इनकम कितनी भी बढ़ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो परमानेंट सेटलमेंट क्या, ये फॉरएवर, हमेशा के लिए था। और कहां पे आया था? सबसे पहले बंगाल में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको कहा था, ठीक है, बनाया था 1793 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज पैलगेरा, किस विटामिन की कमी से पैलगेरा होता है? पैलगेरा एक बीमारी होती है, वो विटामिन B3 की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन B3 की कमी से वो बीमारी होती है। आपको इसे याद रखना है। मुंह सूख जाता है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये ऐसे कुछ बीमारी होती है, विटामिन B3 की कमी से ये बीमारी होती है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ
ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला है भाई, ऑप्शन नंबर बी याद रख लो इसको, सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, CaOCl कैल्शियम, ठीक है, Cl क्लोरीन, इसका ये क्या है, इसका पॉइंट बी इसका आंसर है। ऐसी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। याद रखने का फायदा क्या होता है ना, हम जनरली फॉर्मूला को याद करके काफी अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा कि हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना ये आर्टिकल 324 में आते हैं, आर्टिकल 324 में इनकी नियुक्ति भी आती है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है। खैर सरकार की सिफारिश होती है, गवर्नमेंट की सिफारिश के ऊपर इसको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब ये पूछ लेता है कि हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे सुकुमार सेन, ये हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 बचे हैं, आगे बढ़ते हैं भाई 16वें क्वेश्चन की ओर, और अच्छे से इसको करते हैं, एग्जाम को फाड़ के आना है। एक ही दिन मिला है एग्जाम के लिए, 18 तारीख, 18 जनवरी, इसका मतलब हमारे लिए डिसाइडिंग डे होगा वो। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इज इंडिया इज, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कैनल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स या रिवर्स। भारत के सबसे बड़ा सोर्स भाई वेल्स, कुएं और ट्यूबवेल्स है, कुएं और ट्यूबवेल्स से भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा सिंचाई इरिगेशन की जाती है। बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको आप जनरली कर सकते हैं। जब से ये आया है ना अपना एडिक्यूटी जो आया है, जो नया टेंडर है SSC का जो एग्जाम ले रहा है, हम ना क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये एकदम से इजी भी दे रहा है और एकदम से ऐसा क्वेश्चन भी दे रहा है जिसको हमारे सर के ऊपर से बाउंस मार के जा रहा है। तो मैंने एक कोशिश करूंगा कि 5 क्लास जो कराऊंगा आपको, आज ये मेरी क्लास 1 है, हफ्ते में 2 वीडियो डाल दूंगा मैं। जैसे आज क्या हो गया, आज जो भी है फ्राइडे सैटरडे, हम क्या करेंगे, हफ्ते में 2 वीडियो डालेंगे जब तक CGL का एग्जाम होगा। एग्जाम से पहले मैं 5 की 5 वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। कोशिश कीजिएगा कि आप देखें। कभी कभी ये होता है ना कि सामने वाला ना ये सोच के नहीं देखता यार कि यार व्यूज़ नहीं है वीडियो के ऊपर, लेकिन ये बात ध्यान रखना, कभी कभी क्वांटिटी से ज़्यादा ना क्वालिटी मैटर करती है। क्वांटिटी हमारे चैनल पे अभी कम है क्योंकि हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, लेकिन क्वालिटी आपको यहाँ पे 1 नंबर मिलेगी। और कांस्टेबल की जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसकी दम पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने जो कंटेंट बनाया था वो रियल में था भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अपने। इतने साल मैंने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है, मैं भी काफ़ी साल तक उसमें लगा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी एग्जाम नहीं देता, मैं अभी भी एग्जाम दूँ, मेरी बहुत उम्र पड़ी है अभी एग्जाम देने के लिए। विच फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द न्यूज़पेपर केसरी, किस स्वतंत्रता सेनानी ने केसरी समाचार पत्र की स्थापना की थी। आसान सा क्वेश्चन है, केसरी। पहले हमें ध्यान रखना, केसरी जो है ना ये एक मराठी न्यूज़पेपर था, मराठी न्यूज़पेपर था। एक न्यूज़पेपर और था मराठा, ठीक है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था भाई, ये भी याद रखना, ठीक है। इन दोनों को जारी बनाया किसने था, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों भाई हैं, लाल, बाल और पाल, ये भी याद रखना, जो 1907 में आए, स्वदेशी आंदोलन के समय मिले थे, ठीक है, लाल बाल पाल। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, केसरी न्यूज़पेपर को चलाया था, किसमें, मराठी भाषा में, एक था मराठा जो किसमें था, इंग्लिश भाषा में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका सिंपल सा पूछा है इसने कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है, ओम मीटर। आसान सा क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन था ये भी, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी ना हमारे को ना डाल देते हैं मुसीबत में। अगला क्वेश्चन है भाई कि विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन, संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदल, अगर आप एक पार्टी से जीत के दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ये कानून लेके आए थे, और इसको किस अनुसूची में डाला था, इसको डालता भाई 10th शेड्यूल के अंदर। किस में डाला था, 10वीं अनुसूची में। और ने एक अमेंडमेंट किया था 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, ये भाई एंटी डिफेक्शन से ही था। किससे था ये, एंटी डिफेक्शन से था, जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था, ये भी याद रखना। और 10th शेड्यूल भी याद रखना, जो एंटी डिफेक्शन से डील करता है। अगर आपने किस पार्टी छोड़ी जीतने के बाद,
तो आपकी सदस्यता क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की शुरुआत कहां से हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से, पेरिस एग्रीमेंट से, या रियो डी जनेरियो से? देखो भाई, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसके अंदर जापान में हुआ था, और इसके अंदर ये बात बोली थी कि हम क्या करेंगे, कार्बन क्रेडिट की बात करेंगे। ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, ये ओजोन लेयर से रिलेटेड था। ठीक है ना। और रियो जो था हमारा, रियो घोषणा पत्र, ये 1992 में हुआ था। इसको हम एजेंडा 21 भी बोलते हैं, एजेंडा 21 भी बोलते हैं। तो कार्बन क्रेडिट कहां से आएगा? क्योटो प्रोटोकॉल से इसकी अवधारणा ली गई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीनों बता दिए। अब देखो यहाँ पे 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था ओजोन के लिए। अब ये भी याद रखना कि ओजोन डे मनाते कब है, ओजोन डे कब मनाते हैं? तो ये हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को हर साल ओजोन डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन, विच मुगल रूलर एबॉलिश जजिया टैक्स? किस मुगल शासक ने जजिया कर को हटाया था? जजिया कर क्या था भाई? ये एक नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाने वाला टैक्स था, जिसको इंट्रोड्यूस तो औरंगजेब ने किया था भाई, ध्यान रखना। नॉन मुस्लिम होने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ही घटिया किस्म का टैक्स, जजिया टैक्स। इसको हटाने का काम अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने हटाया, औरंगजेब ने इसको लगाया था। ये बेसिक बेसिक पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 22, खत्म होने वाली है वीडियो, 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। टाइम की बहुत अहमियत है आपके भी, लेकिन कभी कुछ सीख के जाओगे और बेनिफिट आपको एग्जाम में होगा ही होगा। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है कपास की खेती? एलुवियल, लैटरिक, ब्लैक या रेड? एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मृदा जो होती है वो सॉरी 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 क्या बोल रहे हैं, कॉटन के लिए ना, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी होती है, इसका आंसर है, मैंने जरूर बता दी। ठीक है, ब्लैक सॉइल जो होती है वो हमारी कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है ना, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल को कॉटन के लिए, कपासी खेती के लिए अच्छा माना जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखो, द एंजाइम पेप्सिन इज एक्टिव इन, जो हमारी बॉडी है पेप्सिन एंजाइम होता है वो कहाँ होता है? स्टमक, पेट में हमारे पेप्सिन का एंजाइम पाया जाता है। जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो 24 घंटे बाद बॉडी सड़ने लग जाती है। सड़ने किसकी वजह से लग जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में पेप्साइन जो एंजाइम होता है ना, वो बॉडी को खाना स्टार्ट कर देता है। तो किसके अंदर होता है ये? पेट में, स्टमक में पाया जाता है। ठीक है ना। हमारे स्टमक के अंदर HCl भी पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपको भी पता होगा ही, HCl पाया जाता है। तो हमारे से पेप्सिन एंजाइम कहाँ पे होता है? स्टमक के अंदर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन है, द टर्म जीरो आवर, जीरो आवर शून्यकाल, इसका संबंध किससे है? शून्यकाल का संबंध किससे है? देखो भाई, फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग, पार्लियामेंट की पहली सिटिंग के अंदर, टाइम फॉर प्राइवेट बिल्स, क्या प्राइवेट बिल्स के अंदर, इसका इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल सिचुएशन क्वेश्चन आवर, या फिर टाइम विदाउट एजेंडा। टाइम विदाउट एजेंडा, बिना एजेंडा के समय, मतलब उस समय कोई भी बंदा एजेंडा से हट के क्वेश्चंस पूछ सकता है, उसकी बात को रख सकता है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, उसको हम बोलते हैं जीरो आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, डलहौजी, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग या कर्जन। देखो भाई, इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिसने परमानेंट सेटलमेंट जारी किया था, इस्तेमाली बंदोबस्त लगाया था बंगाल के अंदर। इसे ही क्या बोलते थे ना, भारतीय सिविल सेवा, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है। इसी बंदे ने क्या किया था ना, यूपीएससी से एग्जाम स्टार्ट किए थे। खैर उस समय कुछ और नाम था, जिसके लिए आज लाखों लोग भीड़ की तरह जाते हैं, लाइक एसएससी। ठीक है, तो याद रखना, फादर ऑफ सिविल सर्विस कौन है? हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। डलहौजी के टाइम पे पहली ट्रेन चली थी, कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया था, ये भी आपको याद रखना है 1905 में, और इसके टाइम पे पहली ट्रेन चली थी 1853 में, 1853 में। तो ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।
25 क्वेश्चन का एंड होता है। अगली जो वीडियो लेके आऊँगा ना, वो भी 25 क्वेश्चन की होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 5 क्लास, 5 क्लास में ऐसे ही कराऊँगा, 25 क्वेश्चन आपको करा दिए, 25 क्वेश्चन की वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा और उसके अंदर लेवल को हम कर देंगे थोड़ा-सा अप। आपको भी मज़ा आएगा करने में और मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा चैनल पे, जहाँ पे आपको देखने में क्या हो, इसके लिए ईज़ी हो, और साथ-साथ कांस्टेबल वाली वीडियो भी मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और अच्छा लगा तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बाय।